हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन सी में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यानी कि प्रतिबल विकृति वक्र के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, प्रतिबल विकृति वक्र वाला ये जो क्वेश्चन बनता है ये आपके सेक्शन सी में कम से कम 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इस प्रतिबल विकृति वक्र को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको इसमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक ग्राफ यानी कि एक डायग्राम जिसमें आप वो कर्व दिखाएंगे, वो वक्र दिखाएंगे, और फिर उसके बाद उस वक्र के हर रीजन को, उस कर्व के हर रीजन को आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो कर्व है वो देखेंगे और उसके बाद उसके हर एक रीजन को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आप इसे बहुत अच्छे से लिखते हैं तो आपके 5 मार्क्स कंफर्म है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उन क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो ये देखने को मिलता है कि हुक्स लॉ क्या है, हुक का नियम क्या है, और उसके बाद ये भी डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि प्रतिबल विकृति वक्र को समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, प्रतिबल विकृति वक्र बनाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक स्प्रिंग का। ठीक है, तो स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल मैंने हुक्स लॉ में भी आपको पहले दिया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्प्रिंग लेंगे। ठीक है, उस स्प्रिंग के, ये देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के का ऊपरी हिस्सा में एक दृढ़ आधार से बांध दूंगी। ठीक है, एक रिजिड सपोर्ट से इसे अटैच कर देंगे ऊपरी हिस्सा, और नीचे का हिस्सा फ्री रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस स्प्रिंग्स के पास एक पॉइंटर अटैच्ड होगा और इसके बगल में एक स्केल लगी होगी, जैसा कि आपने हुक्स लॉ का वेरिफिकेशन करते समय अपने कॉलेज में या स्कूल्स में प्रैक्टिकल किया होगा, उस समय देखा होगा। ठीक है, तो देखिए इस स्प्रिंग का जो निचला हिस्सा है उस पर हम क्या करेंगे, वेट को धीरे धीरे अटैच करेंगे। यानी कि आपने देखा होगा कि उस हुक्स लॉ वाले एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हैं, 50 ग्राम का वेट अटैच करते हैं, फिर 50 ग्राम का वेट और अटैच करते हैं, फिर 50 ग्राम का और अटैच करते हैं, और साथ ही ये देखते हैं कि हर 50 ग्राम का वेट अटैच करने पर जो ये पॉइंटर है ये स्केल में कौन सी वैल्यू बता रहा है, यानी स्प्रिंग कितनी खींची, ये वैल्यू आप नोट करते हैं वहां पर। ठीक है, तो प्रतिबल विकृति वक्र बनाने के लिए हम दरअसल करते क्या हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं। ठीक है, स्प्रिंग के नीचे आप वेट को अटैच करते जाते हैं, यानी बाहर लटकाते जाते हैं, और फिर उसको देखते हैं कि स्केल में वो कितना आया है। ठीक है, तो हम इस लगाए गए भार के विभिन्न मानों के लिए इसमें विकृति कितनी आ रही है उसको नोट करेंगे। यानी अब जो इसमें स्ट्रेस हुआ है, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हुआ है उसको देखेंगे, और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। देखिए नाम क्या है इस क्वेश्चन का, प्रतिबल विकृति वक्र या प्रतिबल विकृति का ग्राफ बताइए। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये ग्राफ किन किन चीजों के बीच में बनेगा। देखिए ये ग्राफ दो भौतिक राशियों के बीच में बनेगा। ठीक है, प्रतिबल और विकृति के बीच में। ठीक है, आपको यहाँ पर जो स्क्रीन है उसमें दिख रहा होगा, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है। तो हमने अलग अलग स्ट्रेस अप्लाई किया है इस स्प्रिंग में, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने देखा है कि स्ट्रेन हमें क्या मिला है। ठीक है, यानी इस हुक, ये आपकी जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के अलग अलग प्रतिबलों के लिए विकृति क्या क्या मिली हमें उसको नोट करेंगे, और उसके बेस पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफ आप सभी ने प्लॉट किया होगा, 9th 10th की क्लास में भी आपने ग्राफ प्लॉट किए होंगे। तो 2 राशियां चाहिए होती हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ठीक है, वहां पर आपको एक राशि की वैल्यू आप चेंज करते जाते हैं तो आपको दूसरी राशि मिलती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज क्या है, देखिए आप 2 एक्सिस लेंगे, 2 अक्ष लेंगे। ये एक्सिस होती है आपकी वाई एक्सिस, और ये जो नीचे वाली एक्सिस है ये होती है एक्स एक्सिस। यानी ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली क्षैतिज वाली लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये चीज बहुत अच्छे से सुनिएगा, ये जो एक्स एक्सिस है इस पर आप शो करेंगे स्ट्रेन यानी कि विकृति को लिखेंगे। ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस है इस पर आप प्रतिबल को लिखेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं इसका स्टेटमेंट अब आपको बताती हूँ। हम क्या कर रहे हैं, माना किसी धातु के तार के एक सिरे को दृढ़ आधार से हम बांध कर लटकाते हैं, और तार के दूसरे सिरे पर हम धीरे धीरे भार को बढ़ाकर विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ को खींचते हैं।
ठीक है। और वो ग्राफ कैसा दिखेगा, वो ग्राफ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी जो एग्जाम की कॉपी होगी उसमें सबसे पहले आप यही वाला स्टेटमेंट लिखेंगे जो मैंने आपको बताया है। ये स्क्रीन अभी मैं आपको शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। तो अब देखिए ये ठीक हो गया कि एक्स एक्सिस पर आपने किसको दिखाया, विकृति को दिखा दिया, और वाई एक्सिस पर किसको दिखा दिया, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस को दिखा दिया। अब देखिए आप ग्राफ इस तरह से प्लॉट कर लेंगे, ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ में जो ये ओरिजिन है, मूल बिंदु कहते हैं इसे, इसको हम लिख देंगे ओ, ठीक है। अब देखिए मैं इसके हर एक रीजन को आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक रीजन आपको दिख रहा होगा, यानी एक क्षेत्र दिख रहा है ओ से ए तक का। ये देखिए ओ से ए तक, देखिए ओ से ए तक क्या है, आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एक सरल रेखा है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक स्प्रिंग में अलग अलग भार लटकाते गए और लगाए गए प्रतिबल के लिए विकृति कितनी आ रही है उसको नोट किया, और उसको नोट करने के बेस पर हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। तो पहले हमें ग्राफ ऐसा मिला है इसमें, ठीक है, यानी एक सरल रेखा मिली है, ठीक है। तो ये क्षेत्र है ओ ए क्षेत्र। तो पहला आप लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, वक्र का ओ ए भाग, पोर्शन ओ ए ऑफ कर्व, ठीक है। अब इस रीजन में आपको क्या दिख रहा है, ये रीजन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, आपको स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा तब मिलती है जब दो राशियों के बीच में प्रोपोर्शनल रिलेशन हो। यानी कि यहां पर आप ये कहेंगे कि अगर ये सरल रेखा है तो इसका मतलब इस वाले क्षेत्र में ओ से ए तक प्रतिबल विकृति के समानुपाती रहा होगा, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन दिस रीजन ओ से ए तक, ठीक है। और प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर हुक्स का जो हुक्स लॉ है वो फॉलो कर रहा होगा, यानी इस क्षेत्र में हुक के नियम का पालन हो रहा है। क्यों, क्योंकि प्रतिबल विकृति के समानुपाती है, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहां पर ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर जो स्ट्रेस होगा, ठीक है, यहाँ स्ट्रेस मतलब इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर ये देखिए वैल्यू, यहां से ओ से ए डैश, ठीक है। तो यहां पर इस ए पॉइंट पर जो स्ट्रेस होगा उस स्ट्रेस को हम नाम देते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, या फिर उसे हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती सीमा। क्यों, क्योंकि यहां पर प्रतिबल विकृति के समानुपाती है, इसलिए बिंदु ए को क्या कहेंगे हम, अनुक्रमानुपाती सीमा, ठीक है, यानी कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये वाला भाग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे वाले हिस्से की तरफ को बढ़ते हैं। इस कर्व में देखिए दूसरा हिस्सा आपको दिख रहा है ए बी, ठीक है। तो वक्र का ए बी भाग देखेंगे। अब ये ए बी भाग सीधी रेखा नहीं है, ठीक है, ये एक सरल रेखा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इस ए से बी तक के हिस्से में प्रतिबल विकृति के समानुपाती नहीं होगा, ठीक है। और प्रतिबल विकृति के समानुपाती नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर हुक के नियम का पालन भी नहीं होगा, क्योंकि हुक का नियम तो यही कहता है ना कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है, यानी कि विद इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अब ये ए बी भाग एक सरल रेखा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ प्रतिबल विकृति के समानुपाती नहीं है, यानी स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब यहाँ पर हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता है, यानी इस ए बी क्षेत्र में हुक के नियम का पालन नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस बी बिंदु तक पहुंचकर जो स्प्रिंग है उसमें से तार को भार मुक्त करें, इस स्प्रिंग को भार मुक्त करें आप, तो क्या होगा, तो आप उल्टा पथ इस वक्र का ट्रेस अगर करेंगे तो आपको कैसा पथ मिलेगा पता है आपको, वो मिलेगा आपको BAO, यानी कि आपको ग्राफ इसी रास्ते से वापस जाता हुआ मिलेगा। कहने का क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि तार में से, उस स्प्रिंग में से अगर भार हटा भी दिया जाए इस बिंदु बी पर पहुंचने के बाद, तब भी तार अपनी ओरिजिनल स्टेज को रिगेन कर ले रहा है, यानी तार अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जा रहा है जैसा वो पहले था, यानी कि वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण मौजूद है, यानी इलास्टिसिटी उस मेटल वायर में रिटेन्ड है, बनी हुई है।
ठीक है, तो अब देखिए ये जो पॉइंट बी है ना, इस पॉइंट बी को आप क्या नाम देंगे? इस पॉइंट बी पर मैंने क्या कहा, इस पॉइंट बी तक उस तार में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मौजूद है, इस बिंदु बी तक उस तार में प्रत्यास्थता का गुण मौजूद है। तो इस बी पॉइंट को कहते हैं हम इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और दूसरी बात ये जान लीजिए कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेस होगा इस लाइन में, यहां तक का रीजन, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा, वो उस स्ट्रेस को नाम क्या देंगे? उसको नाम देंगे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा। सीधे शब्दों में पॉइंट बी को हम सीधे सीधे कह देते हैं इलास्टिक लिमिट, यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थ सीमा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि बी बिंदु तक उस तार में प्रत्यास्थता का गुण मौजूद है। ठीक हो गया, दो हिस्से आपने समझ लिए, ओ से ए तक का भाग मैंने आपको बता दिया और ए से बी तक का भाग भी बता दिया। ठीक है, अब इसके अगले भाग पर पहुंचते हैं। ठीक है, इस वक्र के आगे के भाग को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अब दूसरा भाग देखें, ये है भाग, वक्र का कौन सा भाग ले रही हूं मैं? बीसी भाग। ठीक है, तो ये जो वक्र का यानी जो कर्व है, इस कर्व का ये जो बीसी पोर्शन है ना, इस पोर्शन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होता क्या है, ये देखो, ये एक कर्व्ड लाइन है, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी तो ए बिंदु पॉइंट ए के बाद ही खत्म हो गई थी। अब ये जो बी से सी तक का पोर्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर होता क्या है, वो जो स्प्रिंग आपकी थी या फिर जो तार आपने लिया था मान लिया जाए, तो उसमें प्रतिबल जो आपने लगाया है उसकी तुलना में विकृति तेजी से बढ़ने लगती है। यानी आप कम स्ट्रेस भी अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेन क्या मिलेगा आपको? ज्यादा मिलेगा। यानी कम प्रतिबल लगाने पर भी आपको विकृति क्या मिलेगी? अधिक मिलेगी। अब देखिए, इस बिंदु सी पर पहुंच के अब मान लिया जाए मैं उस स्प्रिंग को या फिर उस तार को, जो भी आपने लिया हो, उसको अगर आप भार मुक्त करते हैं तो क्या होगा? तब ये जो तार है उसका जो ग्राफ आपको मिलेगा भार मुक्त करने पर, वो CBAO इस पाथ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, बल्कि आपको ग्राफ कैसा मिलेगा? अगर आप इस सी बिंदु पर पहुंच के उस तार को या स्प्रिंग को भार मुक्त करते हैं तो तब ये जो ग्राफ है वो कैसा मिलेगा? वो किस पाथ का अनुसरण करेगा, किस पथ का अनुसरण करेगा? वो CO डैश, ये जो पिंक कलर की आपको लाइन दिख रही है, इस पथ का अनुसरण करेगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है वो देखिए, इस बिंदु पर पहुंच के आपने तार को भार मुक्त किया तो उसने CBAO पथ का अनुसरण नहीं किया, बल्कि CO डैश पथ का अनुसरण किया। तो देखिए, CO डैश का अनुसरण किया तो नीचे की लाइन में देखिए एक्स एक्सिस पर हमने किसको दिखाया था? विकृति को दिखाया था ना। तो देखिए, ये O से O डैश तक क्या हुआ? इसका मतलब वहां पर क्या आ गई? उस तार में क्या बन जाएगी? अब उस तार में एक विकृति आ जाएगी, और इसको हम कहते हैं O डैश। इस चीज को हम नाम देते हैं स्थायी विकृति, यानी कि परमानेंट स्ट्रेन। ठीक है, इस दूरी को हम नाम देते हैं स्थायी विकृति। यानी इस सी बिंदु पर पहुंच के अगर आप तार को भार मुक्त करते हैं तो तब तार में प्रत्यास्थता का गुण मौजूद नहीं रहता है, बल्कि उसमें एक स्थायी विकृति आ जाती है। ठीक है, एट पॉइंट C when we unloaded the wire, then the wire doesn't follow the path CBAO, but instead it follows the path CO dash. And what does it mean? It means that property of elasticity is totally, completely vanished here, and the wire is deformed permanently. यानी कि तार completely deform हो चुका है अब। ठीक है, उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन आ गया है। अब तार की लंबाई बढ़ गई होगी परमानेंट रूप से। ठीक है, स्थायी रूप से अब उसकी लंबाई बढ़ गई है, यानी कि उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन आ चुका है। ठीक है, तो अब देखिए, इस पॉइंट C को आप क्या नाम देते हैं? इस पॉइंट C को हम नाम देते हैं यील्ड पॉइंट, YIELD, यील्ड पॉइंट, या फिर इसे कहते हैं आप पराभव बिंदु। ठीक है, और देखिए यहां पर उस समय पॉइंट C के करस्पॉन्डिंग आपका जो स्ट्रेस होगा यहाँ पर Y एक्सिस पर OC डैश, ये स्ट्रेस, इस प्रतिबल को आप नाम देते हैं पराभव शक्ति या फिर यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आशा है आप ये चीज समझ गए होंगे।
ठीक है। तो मैंने ये सी तक का रीजन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब इस वक्र का अगला पार्ट देखते हैं, जो है सी से डी तक। अब देखिए सी से डी तक क्या होता है कि आपके जो वायर है, आपका जो वायर है, उस वायर में थोड़े से प्रतिबल की तुलना में भी विकृति में अत्यधिक रूप से तेजी आने लग जाती है। तो देखिए ये जो सी से डी तक का पोर्शन है ना, अब आपका सी तो मैंने बता दिया, ये जो पॉइंट सी है आपका, इसको क्या कहते हैं आप, यील्ड पॉइंट या फिर पराभव बिंदु, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होगी उसे कहेंगे आप यील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि पराभव शक्ति। अब देखिए ये जो पॉइंट सी है ना, इसके बाद जैसे ही आप तार में जो है चेंजेस कैसे आते हैं उसकी अगर बात करें, तो बिना प्रतिबल, अगर आप इस पॉइंट पर प्रतिबल नहीं भी लगाएंगे तब भी आपके तार में विकृति में तेजी से वृद्धि होगी, अत्यधिक तेजी से वृद्धि होगी, बिना प्रतिबल के भी। आपने स्प्रिंग के नीचे कोई वेट अटैच नहीं किया तब भी बिना प्रतिबल के भी विकृति में तेजी से वृद्धि होगी। ठीक है, यानी विदाउट एनी स्ट्रेस देयर विल बी इंक्रीज इन स्ट्रेन ऑफ द वायर। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ ये जो सी से डी तक का जो रीजन है ना, ये सी से डी तक का जो क्षेत्र है, यहाँ तक जो आपका तार है या फिर जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग भी आपके किसी मेटेलिक वायर से ही बनी हुई है, तो यहाँ तक ये पूर्ण सुघट्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, यानी कि परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है। अच्छा, एक चीज और बतानी थी आपको, यहाँ पर आपने देखा था, पहले मैंने आपको बताया था पॉइंट बी को नाम दिया था मैंने इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ये बिंदु ओ से बी तक जो आपका मटेरियल है, जो मेटल वायर है, वो कैसा बिहेवियर शो करता है, वो इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, और ओ से बी तक के क्षेत्र को आप इलास्टिक रीजन भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थ क्षेत्र भी कह सकते हैं आप इस क्षेत्र को। ठीक है, लेकिन जहां पर हम बात कर रहे हैं यहां से ऊपर वाले रीजन की, फिर ये कैसा बिहेवियर शो करने लग जाता है, बी से सी तक के बीच में जो है ये आपका प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लग जाता है। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि ये जो सी से डी तक का रीजन है, सी से डी तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये कैसा व्यवहार करता है, ये एक पूर्ण सुघट्य या फिर परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह से बिहेव करता है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ओ से डी तक का क्षेत्र मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब लास्ट रीजन को एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट वाला पॉइंट क्या होगा, देखिए अभी तक के रीजन को एक बार फिर से बता रही हूँ। पहला रीजन बताया था ओ से ए तक, पहला रीजन। दूसरा था ए से बी तक का। तीसरा था बी से सी तक का रीजन। और चौथा था सी से डी तक का रीजन, रीजन यानी क्षेत्र। ठीक है, और अब पांचवा आपका रीजन होगा बिंदु डी से परे, यानी बियॉन्ड पॉइंट डी। अब तो चलिए अब बिंदु डी से परे आपका रीजन देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये कर्व है आपका, इस कर्व का बिंदु डी से परे वाला भाग। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु डी पर पहुंच के अब हम स्ट्रेस नहीं लगाएंगे वायर में। अब हम मेटल वायर या स्प्रिंग में से जो वेट हैं उनको हटाना शुरू करेंगे। यानी बिंदु डी पर अगर अब हम तार को भार मुक्त करना शुरू करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबल नहीं लग रहा है, बल्कि हम भार मुक्त करने का काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी तार की विकृति अत्यधिक तेजी से बढ़ने लगती है। यानी तार क्या होता है, बहुत पतला होना स्टार्ट कर देता है अब। ठीक है, विकृति उसकी तेजी से बढ़ने लगती है तो होगा क्या, तार एक मैक्सिमम लिमिट तक ही तो खींचेगा ना, वो पतला होता जाएगा और पतला होते होते अंततः एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये एफ है, लास्ट वाला पॉइंट, इसे कहते हैं आप, यहाँ पर मैं लिखा है पॉइंट एफ, इसे कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट या फिर रप्चर पॉइंट। ठीक है, इसे कहते हैं भंजन बिंदु। ठीक है, और देखिए एक्चुअली यहाँ पर जो पॉइंट ई दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके संगत जो आपको प्रतिबल मिलता है, ठीक है, उस प्रतिबल को आप नाम देते हैं भंजन प्रतिबल। और इसके बाद तार का टूटना तय है, और इस पॉइंट एफ पर पहुंच के तो तार फाइनली क्या हो जाएगा, ब्रेक ही हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो आशा है आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको इस पूरे ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप अपनी कॉपी में अपने सामने ये वाला डायग्राम एक बार बना लीजिए अच्छे से। ठीक है, और इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, 5 मार्क्स आपको कंफर्म लाने हैं, तो आपको ये डायग्राम याद करना बहुत ज़रूरी है और इसके हर हिस्से को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कम से कम 4 रीज़न तो आपको याद ही होने चाहिए।
ठीक है। और वैसे तो आपको यहाँ 5वें यहाँ भंजन बिंदु तार के टूटने तक आपको बताना है कि तार में पहले प्रतिबल विकृति में समानुपातिक संबंध था और लास्ट में यहाँ पर एफ पॉइंट पर पहुंच के तार टूट जाता है, यानी तार को खींचने से लेकर टूटने तक की व्याख्या कर देनी है आपको। ठीक है। तो अब मैंने इसके नोट्स जो बनाए हैं उसको दिखाती हूँ आपको यहाँ पर, और वहाँ पर आप लिखा हुआ देख के भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। तो डायग्राम मैं हटा रही हूँ यहाँ पर से, तो डायग्राम आप अपनी कॉपी में पहले ड्रॉ कर लीजिए और साथ ही साथ इसको देखते रहिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और आपकी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए कॉपी में क्या लिखेंगे। एग्जाम की कॉपी में प्रतिबल विकृति वक्र डाला, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लिखेंगे और वहां पर आप डायग्राम बना देंगे वो अच्छा सा। ठीक है, एक किनारे पर। और फिर यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि माना किसी धातु के तार के एक सिरे को दृढ़ आधार से बांधकर लटकाया गया है और तार के दूसरे सिरे पर धीरे धीरे भार को बढ़ाकर विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ नीचे दिए गए चित्रानुसार प्राप्त होता है। ठीक है, इसको आप मैंने यहाँ पर नीचे दिए गए चित्रानुसार लिखा है, तो आप अगर ऐसा लिख रहे हैं तो उसके बगल में ही आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या उसके नीचे आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लिखना पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हैं ना, उसके नीचे उस डायग्राम का नाम जरूर लिख दीजिएगा। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था तो मैंने वहाँ पर लिखा था प्रतिबल विकृति वक्र, मैंने पूरा लिखा था और तब ऊपर डायग्राम बनाया था। ठीक है, तो आप जो डायग्राम बना रहे हैं उसके नीचे उस डायग्राम का नाम भी जरूर लिखा कीजिए। ठीक है, और उसके हर एक रीजन में आपको हर एक क्षेत्र में हर एक बिंदु को जो नाम देना है वो भी आप दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। समझ में तो आप लोगों को आ ही गया होगा कि एक मैंने इस वायर लिया है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का, उसे वर्टिकली एक रिजिड सपोर्ट से अटैच करके लटका दिया है और दूसरी एंड पर हम वायर के क्या करते हैं, वेट्स को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं एंड देन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड फॉर वेरियस ऑब्जर्वेशन वी गेट दैट ग्राफ। ठीक है, तो इसके इतना लिखने के बाद आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे वो डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, अब जल्दी से उसको देख लेते हैं, मैं एक बार क्विक रिवीजन आपका कर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रीजन मैंने लिखा है वक्र का OA भाग, पोर्शन OA ऑफ कर्व, तो वहाँ पर उस डायग्राम को जरा ध्यान में रखिएगा, अपने सामने अपनी कॉपी में डायग्राम जरूर बना लीजिए। ठीक है, तो हेल्पफुल रहेगा बहुत। ठीक है, तो OA रीजन जो है वो क्या था, एक स्ट्रेट लाइन थी, एक सरल रेखा थी, वहाँ पर क्या होगा, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगा, क्योंकि सरल रेखा जो होती है उसका मतलब है कि उन दोनों राशियों के बीच में अनुक्रमानुपातिक संबंध होगा। ठीक है, आप सरल रेखा का समीकरण पढ़ते हैं ना, y बराबर mx प्लस c, तो वहां पर आप रफली ये कह सकते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है ना। तो अगर कहीं पर भी एक सरल रेखा का आपको ग्राफ मिल रहा है तो जिन दो राशियों के बीच में वो ग्राफ खींचा गया है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि OA भाग एक सरल रेखा है, OA पोर्शन इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, और प्रतिबल विकृति के अगर समानुपाती है तो उसी के बगल में लिख देंगे कि ये हुक के नियम का पालन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हियर फॉलोज हुक्स लॉ। ठीक है, यानी दिस रीजन फॉलोज हुक्स लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बता देंगे, उस पॉइंट A का नाम बता देंगे कि पॉइंट A पर जो स्ट्रेस यानी प्रतिबल होगा उसको कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, हिंदी में कहेंगे बिंदु A पर जो प्रतिबल होता है उसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती सीमा। ठीक है, अब देखिए आप प्रवणता आपने पढ़ी होगी, जब आप मैथ्स में रेखा के बारे में, लाइन के बारे में पढ़ते हैं, तो प्रवणता यानी स्लोप जो होता है वो कैसे निकालते हैं। स्लोप क्या करते हैं, आप उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट x के लिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप डेल y अपॉन डेल x जो लिखते हैं वो हो जाता है आपका उस लाइन का स्लोप। देखिए स्लोप की बात अभी मैंने की, तो स्लोप को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैंने जो चीज़ कही थी आपको, इस पॉइंट पर अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूँगी कि एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करूँगी, मैं डॉटेड लाइन। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूंगी y एक्सिस पर, y अक्ष पर एक लंब डालूंगी इस बिंदु A से, फिर यहाँ पर से नीचे को मैं भी एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करूंगी x एक्सिस पर। यानी जिस पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है, प्रवणता यानी ढाल निकालना है, तो क्या करेंगे, उससे y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे और x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये जो डिस्टेंस आपको मिलेगी ना,
ये देखो, ये किसके बराबर होगी, नीचे एक्स एक्सिस के डिस्टेंस के बराबर होगी ना, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है ना। तो देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है ना ए डैश, ये किसके बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बराबर होगी। इसको मैं नाम दे देती हूँ पी, लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को आप लिख सकते हैं डेल एक्स, ठीक है। और ये जो ये वाली डिस्टेंस है इधर, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी डेल वाई, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आ रहा है समझ में, ठीक है। तो बस ये मतलब था वहाँ पर आपको बताने का कि स्लोप यानी कि प्रवणता कहते किसे हैं। और उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ निकल के आती है, वो जरा सुन लीजिए। देखिए मैंने अभी लिखा ना प्रवणता के लिए डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो डेल वाई आपने देखा था क्या था, डेल वाई क्या होता है, डेल वाई वाले हिस्से में क्या था, स्ट्रेस था, प्रतिबल था। और डेल एक्स वाले हिस्से में क्या था, स्ट्रेन था, विकृति थी, ठीक है। मैंने लिखा था एक्स एक्सिस पर विकृति को दिखाया था ना, और वाई एक्सिस पर किसे दिखाया था, प्रतिबल को दिखाया था। और इसको लिख सकते हैं प्रतिबल बट्टे विकृति, और प्रतिबल बट्टे विकृति बराबर क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कहने का मतलब है कि जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खींच रहे हैं ना, वहाँ पर के किसी पॉइंट पर अगर आपको स्लोप निकालना हो, किसी बिंदु पर अगर आपको स्लोप यानी कि प्रवणता निकालनी हो, तो उस प्रवणता निकालने से आपको एक अच्छी चीज़ में निकल के आएगी, एक अच्छी चीज़ मिलेगी जिसका नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी आप इस वक्र से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी गणना कर सकते हैं। खैर ये एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मैंने आपको बताई, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे एग्जाम में तो चलेगा, ठीक है। तो ये इसे स्किप कर देते हैं अब। सेकंड प्रोपोर्शन देखिए, वक्र का ए बी भाग जो मैंने लिखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि बिंदु ए से परे जो भाग ए बी है वो सरल रेखा नहीं है, ठीक है। तो यानी बियॉन्ड पॉइंट ए बी पार्ट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती नहीं है। देखिए मैंने समानुपाती का निशान लगाया है, चिन्ह बनाया है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, फिर उसको काट दिया है, यानी कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती नहीं है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वक्र के ए बी भाग में हुक के नियम का पालन नहीं होता है, ठीक है। इट डजंट फॉलो हुक्स लॉ, दिस रीजन, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यदि बिंदु बी पर आप तार को भार मुक्त करते हैं तो क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था कि तार अपनी प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेता है। यानी कि इफ एट पॉइंट बी वायर इज अनलोडेड देन वायर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एंड फॉलो द पाथ बी ए ओ इन द ग्राफ। कहने का मतलब है कि बिंदु बी तक वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण मौजूद रहता है, यानी कि अप टू पॉइंट बी वायर पजेस प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। और उस बिंदु बी पर, उस पॉइंट बी पर जो स्ट्रेस होगा उसको नाम देते हैं प्रत्यास्थ सीमा, यानी कि इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो पॉइंट बी का नाम क्या था, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और बिंदु ओ से बी तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा, प्रत्यास्थ क्षेत्र, यानी कि इलास्टिक रीजन। पोर्शन फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी इज नोन एज इलास्टिक रीजन, ठीक है। दो हिस्से हो गए। अब तीसरा हिस्सा देखते हैं, वक्र का बीसी भाग, यानी कि पोर्शन बीसी ऑफ कर्व। तो देखिए बिंदु बी के परे भाग बीसी था, देखा था आपने। उस ग्राफ के उस भाग में क्या होता है आपने देखा था, विकृति प्रतिबल की तुलना में अत्यधिक तेजी से बढ़ती है, तेजी से बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो फिर इस वक्र के बीसी भाग में आप क्या कहेंगे कि बियॉन्ड पॉइंट बी इन पोर्शन बीसी ऑफ कर्व स्ट्रेन इंक्रीजेज मोर रैपिडली विद स्ट्रेस। और दूसरी चीज, बिंदु सी पर यदि तार को आप भार मुक्त करते हो, यानी पॉइंट सी पर इफ वायर इज अनलोडेड, तो क्या होता है, तो यह पथ सी बी ए ओ का अनुसरण नहीं करता है, यानी कि वो उस पाथ से वापस नहीं जाता है जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है, बल्कि वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, आप ग्राफ अपने सामने रखिएगा। तो वो किस पाथ को फॉलो करता है, आपने देखा होगा वो सी ओ डैश पाथ को फॉलो करता है, यानी वो सी बी ए ओ का अनुसरण नहीं करता बल्कि सी ओ डैश वक्र बनाता है, ठीक है, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आप देख रहे हैं कि वो पाथ सी ओ डैश को फॉलो कर रहा है, तो नीचे वाले पॉइंट पर जाके आपने देखा होगा कि प्रतिबल आपने हटा दिया है, 0 रखा है, लेकिन विकृति फिर भी कितनी आ गई है, ओ ओ डैश। यानी बिंदु सी पर तार को भार मुक्त करने पर तार वापस अपनी पुरानी अवस्था में नहीं जाता है, बल्कि उसमें एक परमानेंट विकृति, परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट में फिर उससे बता रही हूँ आपको, ये चीज़ भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, जो पिंक पेन से मैंने लिखा है, ठीक है, जो अभी तक मैंने इतना ज़्यादा लिखा था उसको आप शॉर्ट में, एग्जाम में टाइम कम मिल रहा है, वैसे इसको आपको पूरा ही लिखना चाहिए, ये शॉर्ट में आपके याद करने के लिए है, ठीक है। तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं कि आफ्टर बी स्मॉल स्ट्रेस, यानी कम प्रतिबल लगाने पर लार्ज स्ट्रेन मिलता है, अधिक विकृति हो जाती है।
इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज्ड का साइन है ये, दिस इम्प्लाइज्ड इलास्टिसिटी क्रॉस बनाई है, यानी कि प्रत्यास्थता खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर दिस इम्प्लाइज्ड प्रत्यास्थता खत्म हुई तो क्या होगा? इसका मतलब है कि डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूवल यानी विरूपक बल हटा लेने पर क्या मिलती है आपको? परमानेंट स्ट्रेन, स्थायी विकृति। फिर से बता रही हूँ कि बी बिंदु के बाद क्या होता है? स्मॉल स्ट्रेस पर लार्ज स्ट्रेन मिलता है। इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है। इसका मतलब है कि डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूवल करने पर आपके वायर में एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है, तार लंबा हो जाता है। ठीक है, उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन आ चुका होता है। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट के दो रीजन जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। वक्र का जो सीडी भाग है, पोर्शन सीडी ऑफ कर्व, वहां पर क्या होता है? बिना प्रतिबल में वृद्धि के विकृति में तेजी से वृद्धि होने लग जाती है, यानी कि विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस इंक्रीज इन स्ट्रेन आपको मिलता है। ठीक है, आप स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेन फिर भी बढ़ता जा रहा है, तार फिर भी लंबा होता जा रहा है ना। और उस पॉइंट सी को कहते हैं हम पराभव बिंदु। पॉइंट सी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। ठीक है, और बिंदु सी से डी तक तार पूर्ण सुघट्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, यानी कि फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी वायर एग्जिबिट्स परफेक्ट प्लास्टिक बिहेवियर। ठीक है, और लास्ट वाला आपको मैं बता देती हूँ अब। फिफ्थ रीजन यानी बिंदु डी से परे, बियॉन्ड पॉइंट डी क्या है? बियॉन्ड पॉइंट डी आपने ग्राफ देखा था, ग्राफ में आपको क्या दिख रहा था? बिंदु डी से परे ग्राफ में क्या वक्र था? DEF वक्र था, DEF कर्व था। ठीक है, अब अगर आप वहां पर, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि तार को बिंदु ई पर अगर भार मुक्त किया जाए तब भी तार की लंबाई अत्यधिक तेजी से बढ़ती है और तार अत्यधिक पतला होने लगता है और अंततः क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, इवन इफ वायर इज अनलोडेड एट पॉइंट ई, द थिनिंग ऑफ वायर स्टार्ट्स एंड फाइनली द वायर ब्रेक्स। ठीक है, तो बिंदु ई पर जो आपका प्रतिबल होगा, यानी पॉइंट ई पर जो स्ट्रेस होगा, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस। यानी बिंदु ई पर जो प्रतिबल होता है उसको नाम देते हैं भंजन प्रतिबल। ठीक है, और बिंदु एफ जो लास्ट पॉइंट था आपका, बिंदु एफ, पॉइंट एफ, उसको कहते हैं भंजन बिंदु, यानी कि ब्रेकिंग पॉइंट। है समझ में? ठीक है, आशा है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, यानी प्रतिबल विकृति वक्र के बारे में। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसका डायग्राम बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इसके हर एक भाग की व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन करना सीख लीजिए, और ये आपके बहुत काम आएगा। ये 5 मार्क्स में मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम सीरीज का आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।